नमस्कार, 24 की खबर देखना आप शुरू कर चुके हैं। मैं आपके साथ कमल कौशिक। 2024 में जो इलेक्शन है उसकी चर्चा 2023 में बहुत ज्यादा होने लगी है। 2023 में इसलिए भी ज्यादा चर्चा होने लगी है क्योंकि 5 राज्यों के विधानसभा के चुनाव के नतीजे बहुत कुछ तय कर सकते हैं। इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह भी है कि ये नतीजे 2024 को कितना प्रभावित करेंगे, ये सवाल पूछा जा रहा है। राजनीतिक पंडित कह रहे हैं कि इन सवालों का जवाब 2024 के नतीजों से पहले मिल जाएगा। कैसे मिलेगा ये जनता बताएगी और जो प्रचार प्रसार होगा वो भी बतलाएगा, क्योंकि अब धीरे धीरे रुझान आने शुरू हो गए हैं किसके, प्रचार प्रसार के। तो 2023 में 24 की खबर के दौरान आपको ये सब कुछ जानने को मिल रहा है। दिल्ली में G20 की तर्ज पर ही संसदीय जो अध्यक्ष शिखर सम्मेलन का आयोजन यहां पर किया गया है और इसे P20 नाम दिया गया, पार्लियामेंट 20, जहां पर पीएम मोदी ने सम्मेलन को संबोधित किया। और इस दौरान पीएम मोदी ने यहां पर मौजूद सभी प्रतिनिधियों और मेहमानों को आमंत्रित किया है 2024 के इलेक्शन के दौरान। उन्होंने आम चुनाव को बहुत बड़ा चुनाव बताया भारत का, और उन्होंने ये भी कहा कि आप इसे देखने के लिए आ सकते हैं। अग्रिम निमंत्रण पीएम मोदी ने अपनी ओर से दिया है कि अगले साल भारत में फिर एक बार जनरल इलेक्शन होने जा रहा है। इस इलेक्शन में 100 करोड़ वोटर्स यानी 1 बिलियन लोग वोट डालने जा रहे हैं। मैं P20 समिट में आए आप सभी डेलीगेट्स को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यह कहा है कि 1984 के दंगे कोई भी सभ्य व्यक्ति नहीं भूल सकता है। ऐसी नृशंस हत्याएं राजनीतिक इशारे पर की गई है। जब तक 2014 में एनडीए की सरकार नहीं बनी थी तब तक भी एक भी व्यक्ति का एक दिन की जेल तक नहीं पहुंचने की बात सामने आई थी। और मोदी जी ने एसआईटी का गठन किया और 300 मामलों की फिर से जांच की गई है और दोषियों को जेल में भेजने का काम भी हुआ है। के दंगे कोई भी सभ्य व्यक्ति भूल नहीं सकता। ऐसी नृशंस हत्याएं राजनीतिक इशारे के साथ की गई और जब तक 2014 में सरकार नहीं बनी एक भी व्यक्ति को एक भी दिन की जेल भी नहीं हुई थी, कोई अरेस्ट भी। जांच आयोग पर जांच आयोग, जांच पर जांच, परिणाम नहीं मिलता। साल 2024 में आतंकवाद का मुद्दा एक बार फिर से बड़ा मुद्दा क्या बनने वाला है। दरअसल इजराइल और हमास के बीच जो युद्ध छिड़ा उसके बाद पीएम मोदी ने इस पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि अब दुनिया को अभी ये एहसास हो रहा है कि आतंकवाद दुनिया के लिए कितनी बड़ी चुनौती बन गया है। आतंकवाद चाहे कहीं भी हो, किसी भी कारण से होता हो, किसी भी शक्ल में हो, लेकिन वो मानवता के विरुद्ध ही होता है। पीएम मोदी की बात सुनिए। टेररिज्म चाहे कहीं भी होता है, किसी भी कारण से होता है, किसी भी रूप में होता है, लेकिन वो मानवता के विरुद्ध होता है। ऐसे में टेररिज्म को लेकर हम सभी को लगातार सख्ती बरतनी ही होगी। टेररिज्म चाहे कहीं भी। फिलिस्तीन संघर्ष के बीच ईंधन की कीमतों पर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि हम 3 चुनौतियों से निपट रहे हैं, उपलब्धता, सामर्थ्य और स्थिरता। फिलहाल हमें उपलब्धता की लेकर भी चिंता नहीं है, क्योंकि जिन देशों से हम कच्चा तेल आयात करते हैं उनकी संख्या 27 से बढ़कर 39 हो गई। देखिए ये प्रश्न पहले भी पूछा गया और मुझे लगता है जब तक ये हॉस्टिलिटीज होंगी, आपका ये प्रश्न है बिल्कुल इट्स लेजिटिमेट। इस समय वी आर डीलिंग विथ 3 चैलेंजेस: अवेलेबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी। जैसे मैंने कई बार कहा है कि मुझे इस समय कोई इस बात पे चिंता नहीं है कि अवेलेबिलिटी में कोई कमी होगी, क्योंकि द नंबर ऑफ कंट्रीज फ्रॉम विच वी इंपोर्ट क्रूड ऑयल या कच्चा तेल, वी हैव इंक्रीज फ्रॉम 27 to 39। अगर मान लीजिए
इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष के बीच केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि पहली बात तो यह है कि लोकतंत्र बहुत महत्वपूर्ण है और भारतीय लोकतांत्रिक परंपराएं बहुत पुरानी है। सबसे बड़ी चुनौती आतंकवाद है। पहला तो कि लोकतंत्र कितना आवश्यक है और भारतीय लोकतांत्रिक परंपराएं जो है वो कितनी पुरानी है। तो हमारा इतिहास और इतिहास जो दुनिया को और देशवासियों को उसकी जानकारी और साथ में कि भारत की जो लोकतांत्रिक व्यवस्था की सीट है जिसका भारत की संसद कहते हैं, तो भारत की संसद पर भी आतंकियों ने हमला किया। तो एक तरीके से वो भारत के लोकतंत्र पर ही हमला था। और जो आज की चुनौतियां हैं वो चुनौतियां उनमें से एक प्रमुख चुनौती जो है वो आतंकवाद है। आतंकवाद के मुद्दे पर लगातार प्रतिक्रिया सामने आ रही है और इजराइल के साथ भारत खड़ा होता दिखाई दे रहा है। अब बात करेंगे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की, जिन्होंने कहा है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं के आधार पर इतनी मजबूत हुई है और हर विधानसभा, हर लोकसभा हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इसलिए हम हर चुनाव को पूरी ताकत के साथ लड़ा करते हैं। देश में 13.5 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने का काम किया गया। पर भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के आधार पे कितनी मजबूत हुई है और आज दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी के रूप में भारतीय जनता पार्टी में है, जो एनडीए के नेता भी हैं और आगामी लोकसभा चुनाव जो अप्रैल मई 2024 में आएंगे उसके लिए धरातल पर पार्टी को और मजबूत करें, एनडीए की ताकत और बढ़े। इसके लिए लगातार हर राज्य में भारतीय जनता पार्टी संगठनात्मक बैठकें भी कर रही, कार्यक्रम भी कर रही है। मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं और इसी को लेकर कांग्रेस का मंथन लगातार जारी है। उम्मीदवारों की सूची पर अब इंतजार किया जा रहा है, इसकी घोषणा कब होगी सवाल बड़ा था। कांग्रेस के नेता रणदीप सुरजेवाला बड़ी भूमिका में नजर आ रहे हैं क्योंकि वो भी उस मंथन में शामिल है जिसमें कांग्रेस के बड़े नेता शामिल है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की पहली लिस्ट नवरात्रि के पहले दिन जारी हो सकती है, लेकिन सवाल यह है कि कब तक ये लिस्ट जारी होगी। क्या नवरात्रि के पहले दिन वाकई में हो जाएगी, क्योंकि मंथन बहुत ज्यादा लंबा हो गया है। कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता और वो खासकर नेता जो ये उम्मीद लगाए बैठे कि उनको मौका मिलेगा, उनका इंतजार अब नवरात्रि तक थोड़ा और लंबा हो गया। नवरात्रि पर पहली लिस्ट जारी होगी। पहले नवरात्रि पर पहली लिस्ट जारी होगी। पहले नवरात्रि पर पहली लिस्ट जारी होगी। अब इंतजार नवरात्रि का है। नवरात्रि के पहले दिन जब लिस्ट पहली जारी हो गई तो ये मालूम हो जाएगा कि कांग्रेस ने किस रणनीति के तहत अपने उम्मीदवार पर भरोसा जताते हुए उन्हें चुनावी मैदान में उतारा है। मध्य प्रदेश की बात हो रही है। विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की सूची की घोषणा पर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने कह दिया है कि अभी हमने लगभग 60 सीटों पर मंथन कर लिया है, फिर से हमारी बैठक होगी और तभी लिस्ट फाइनल हो पाएगी। हम श्राद्ध के बाद अपनी सूची की घोषणा करेंगे। हम उस रफ्तार से चल रहे हैं कि 15 अक्टूबर को हम अपनी सूची की घोषणा कर सके। सवाल ये था कि लिस्ट कब जारी होगी। जवाब मिल रहा है कि 15 अक्टूबर के आसपास लगभग ये घोषणा हो जाएगी, यानी कि रविवार या सोमवार तक वो लिस्ट सामने होगी। लगभग 60 सीटों पर चर्चा करिए, फिर से मीटिंग होगी हमारी। अभी हमारी स्क्रीनिंग कमेटी इसके बाद फौरन है, जो हमारी प्रदेश की स्क्रीनिंग कमेटी है, उसके बाद फिर से हम लोग चर्चा करेंगे, तभी लिस्ट फाइनल करेंगे। हम श्राद्ध के बाद अपनी लिस्ट अनाउंस करेंगे। तो उस रफ्तार से हम चल रहे हैं ताकि 15 तारीख को हम अपनी लिस्ट अनाउंस। लेकिन एमपी में सत्ता पक्ष यानी कि शिवराज सरकार की ओर से खुद शिवराज सिंह चौहान भी मध्य प्रदेश में कांग्रेस को आईना दिखा रहे हैं, सियासी वार कर रहे हैं। पलटवार का दौर जारी है। भोपाल में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कांग्रेस के वचन तो कई थे, लेकिन इन लोगों ने क्या किया, साइकिल और लैपटॉप बंद कर दिए। इन लोगों ने मेधावी विद्यार्थी योजना ठंडे बस्ते में डाल दी थी। और दो लेना देना थोड़ी है, ये कांग्रेस की कंफ्यूज करो और वोट लो। लेकिन मित्रों, इनका पुराना घोषणा पत्र देख लें, वचन पत्र, वचन तो कई थे, लेकिन इन्होंने कहा था साले स्तर के बच्चों को
गणवेश, पाठ्य पुस्तक, अन्य पठन की उच्च कोटि की सामग्री निःशुल्क। इंदौर में बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने भी कह दिया है कि प्रियंका गांधी हो या फिर राहुल गांधी हो, झूठ के अलावा ये कुछ भी नहीं बोलते हैं। पिछले चुनाव में भी राहुल गांधी ने झूठ बोला और किसानों को धोखा दिया। कांग्रेस अभी भी धोखा देने का काम कर रही है। उन्होंने वन अधिकार के पट्टे को लेकर भी ये कहा है कि वन अधिकार के पट्टे संबंधी जितने भी काम है उसको लेकर वो बातचीत कर रहे हैं। सर्वाधिक बीजेपी सरकार ने सब कुछ दिया, ये सभी जानते हैं। तो कैलाश विजयवर्गीय ने गांधी परिवार पर निशाना साधा। प्रियंका गांधी हो या राहुल गांधी हो, सिवाय झूठ के अलावा और कुछ भी नहीं। पिछले चुनाव में भी राहुल जी ने किसानों को धोखा दिया, दूध उत्पादकों को धोखा दिया, सहकारी क्षेत्र में काम करने वाली महिलाओं को धोखा दिया। वे सब शिक्षक, गुरुजी जो डेली बेसिस पे थे उनको धोखा दिया। कुल मिलाकर कांग्रेस अभी भी धोखा देने का काम कर रही है। प्रियंका जी ने जिस प्रकार मंडला में कहा कि वनाधिकार के पट्टे सर्वाधिक भारतीय। मध्य प्रदेश में प्रियंका गांधी ने शिवराज सरकार पर कई तरह के आरोप लगाए थे और जिसे लेकर अब बीजेपी के वरिष्ठ नेता आरपी सिंह ने निशाना साध दिया है। उन्होंने कहा है कि प्रियंका गांधी राजस्थान के मुद्दे पर बिल्कुल भी नहीं बोलती। वे एक तरफा बात करती हैं और जो वे बात करती हैं वो ठीक नहीं है। उसका उनकी जो जानकारियां पूरी नहीं है। वह कभी राजस्थान के बारे में चर्चा नहीं करती। राजस्थान में जिस प्रकार से पिछले कुछ महीनों के अंदर 800 से अधिक 12 साल से कम बेटियों से दुष्कर्म हुआ, उसकी चर्चा नहीं करी। जिस प्रकार से दलित महिलाओं को दुष्कर्म करके जला दिया जाता है, उसकी चर्चा नहीं करेंगी। तो क्या है कि जैसे उनको सूटेबिलिटी लगती है, जैसे उनको ठीक लगता है, वैसे वो अपनी बात कहती है, एक नैरेटिव बिल्ड करती है। अब ये बात इसलिए भी कही जा रही क्योंकि राजस्थान के कई मुद्दे हैं जिनका एमपी पर जिक्र होता है, एमपी के कई मुद्दे राजस्थान में जिक्र हो जाता है। किसकी सरकार कहां पर है उसे मुताबिक काम हो रहा है, लेकिन सब सत्ता में आना चाहते हैं, सबकी प्राथमिकता, इसलिए बयान एक दूसरे के खिलाफ यूं ही दिए जा रहे हैं। राजस्थान का जिक्र हो ही गया। राजस्थान में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी सांसदों को टिकट दिए जाने पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बयान दिया। उन्होंने कहा, सांसद बीजेपी के कार्यकर्ता है और मैंने पहले भी कई दफा ये कहा है कि बीजेपी का कौन कार्यकर्ता किस भूमिका में होगा, ये पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और संसदीय बोर्ड को तय करना है। सवाल था क्योंकि सांसदों के चुनाव लड़ने पर मुख्यमंत्री ने कांग्रेस के तमाम नेताओं को सवाल उठाया। 7 सांसदों को आगे किया। देखिए, सांसद भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है और मैंने पहले भी कई बार कहा कि भारतीय जनता पार्टी का कौन कार्यकर्ता किस भूमिका में काम करे, ये पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और पार्लियामेंट्री बोर्ड के अधिकार का विषय है। उन्होंने उनको अभी उपयुक्त समझा है, उनको मौका दिया है। आगे आने वाले समय में भी शायद कुछ सांसदों को और मौका दें। आप इसको लेकर के कि पार्टी, हमारी पार्टी में किस कार्यकर्ता को किस और जेडीपी भी राजस्थान में चुनावी मैदान में उतरने की पूरी सोची समझी रणनीति के तहत आगे बढ़ रही है। रोड शो भी किया गया। दुष्यंत चौटाला हरियाणा के उप मुख्यमंत्री रोड शो में खास तौर पर नजर आए और कई बड़े दावे किए गए। कि इस पावन धरा से जहां से डॉक्टर अजय सिंह चौटाला विधायक चुनकर राजस्थान विधानसभा में आज जननायक जनता पार्टी का चुनावी आगाज शुरू हुआ है। और जिस तरीके से मैं पहले भी कहता था, 25 से 30 विधानसभा सीटों पर जननायक जनता पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ेगी। उसकी शुरुआत नौर से बहुत से डॉक्टर साहब के पुराने साथी आज फेफाना की इस पावन धरा पर जुड़े और मैं मानता हूँ जैसे जैसे राजस्थान प्रदेश में यात्रा चलेगी। आम आदमी पार्टी ने छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव की तैयारी बहुत तेज कर दी है और उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट भी जारी कर दी गई है। इस लिस्ट में 11 प्रत्याशियों के नाम भी शामिल है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इससे पहले 2 लिस्ट जो आई थी उस पर खूब मंथन किया गया था और उसके बाद उम्मीदवारों के नामों का चयन भी किया गया है। आम आदमी पार्टी ने छत्तीसगढ़ को जीतने के लिए अब अपनी रणनीतिक तहत आगे बढ़ने का काम किया है। वैसे तो इंडिया गठबंधन के साथ दोनों पार्टियां कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक साथ नजर आती है, लेकिन विधानसभा चुनाव में ऐसा कोई भी गठबंधन नजर नहीं आ रहा है। क्या आम चुनाव में इसकी झलक देखने को मिलेगी, आने वाला वक्त बताएगा। मंथन लगातार जारी, लेकिन आम आदमी पार्टी ये
चाहती है कि अब अपना दायरा और ज्यादा बढ़ा सके, क्योंकि नेशनल पार्टी का तमगा तो हासिल कर लिया गया है, लेकिन पूरी तरह से हर राज्य में विधानसभा चुनाव में वो उम्मीद के तौर पर नतीजे नहीं आए जो आम आदमी पार्टी को लगता है। लेकिन इस बार उम्मीदें ज्यादा है। आम आदमी पार्टी ने अपनी पहली लिस्ट में 10 और दूसरी लिस्ट में लगभग 12 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया था, लेकिन अभी जो तीसरी लिस्ट सामने आई है इसमें वो नाम है जो जिताऊ उम्मीदवार के तौर पर आम आदमी पार्टी दावा कर रही है कि जीतकर जरूर आएंगे। और वहीं दिल्ली में आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच सियासी घमासान मचा हुआ है। सियासी टकराव लगातार देखने को मिल रहा है और ये चरम पर पहुंचता दिखाई दे रहा है। शुक्रवार की बात है, बीजेपी दफ्तर के ठीक सामने आम आदमी पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं ने खूब बवाल काटा और पार्टी के सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी का विरोध भी किया गया, जोरदार प्रदर्शन भी किया गया। दरअसल ये सब कुछ ईडी की कार्रवाई को लेकर किया गया है। सुनवाते हैं क्या कुछ कहा आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने। पिछले 15 महीने से भारतीय जनता पार्टी और ईडी एक तथाकथित घोटाले की जांच कर रही है। 1000 से अधिक जगहों पर छापेमारी कर ली, 500 से अधिक टीम तैनात है और आज तक हम भारतीय जनता पार्टी से, प्रदेश के प्रधानमंत्री जी से लगातार पूछ रहे हैं कि आपको आखिर क्या मिला। आज हम सारे लोग भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर जाकर के देश के प्रधानमंत्री जी से सवाल करना चाहते हैं कि आप बताइए कि पिछले 15 महीने से आपने हमारे। अब बात हरियाणा की पंचकुला पहुंचे नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक बार फिर से ये जता दिया है कि वो उन कर्मचारियों के साथ भी खड़े हैं जो सरकार से नाराज चल रहे हैं। आशा वर्कर्स हो या फिर मिड डे मील वर्कर, उन सभी को अपना समर्थन देने की तैयारी वो पहले से कर चुके थे। मनरेगा मेड मजदूर और साथ ही आशा वर्कर्स की मांगों को लेकर उन्होंने सीधा सीधा उनको समर्थन देने की बात कह दी है। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि इन तमाम मुद्दों को वो आने वाले वक्त में विधानसभा के पटल पर भी रखेंगे। मैं गया जब मेट बैठे धरने पर और वो इंतजार कर रहे हैं सरकार को बातचीत करके इनका समाधान निकालना चाहिए जो उनकी समस्याएं हैं। और जिस प्रकार से आशा वर्कर ने बताया, इनके साथ जो व्यवहार किया गया महिलाओं के साथ, उसकी मैं निंदा करता हूं। इनसे बैठकर बातचीत करके इसका समाधान निकालना चाहिए सरकार। नॉन परफॉर्मिंग सरकार है, कुछ करती तो है नहीं, कोई भी एक भी फैसला जनहित का है सरकार। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर एक बार फिर से निशाना साधा है। उन्होंने कह दिया है कि यूपी में बड़े बड़े निवेश उद्योगपति आए थे, आज वो निवेश जमीन पर उतरे कहां हैं? कहीं कारखाने उद्योग लग रहे हो तो बता दीजिए। प्रधानमंत्री जी बुंदेलखंड में गए जहां पर उन्होंने वहां से भी मिसाइल, टैंक, गोले बनाने के बारे में बात कही थी। उद्योगपति आए थे जो अभी नाम लिया था हमारे किसी साथी ने। एक उद्योगपति आए थे, 2 आए, 3 आए, 4 आए। उन सबको यहाँ बुलाया, अच्छा खाना खिलाया गया, अच्छी अच्छी पॉलिसी बनी। आज जमीन पे क्या उतरा हुआ इन्वेस्टमेंट? आप बताइए, कहीं कारखाना लग गया हो तो बता दो, कहीं उद्योग लग गया हो तो बता दो। यही बीजेपी वाले कह रहे थे। बुंदेलखंड में प्रधानमंत्री जी गए, उन्होंने कहा यहां से मिसाइल बनेगी, मिसाइल बनेंगी यहां पर। समाजवादी पार्टी के कई नेताओं की मुश्किल लगातार बढ़ रही है। आजम खान का नाम भी उस लिस्ट में शामिल है जिन्होंने लगातार कानूनी चुनौतियों का सामना भी किया। उनके परिवार पर भी मुश्किलें आन पड़ी थी। ये सब कुछ हमने पिछले काफी समय से देखा है जब से यूपी में योगी सरकार आई है, क्योंकि योगी सरकार ने कहा था कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो नेता हो या अभिनेता हो। जिसने गलत किया है उसका जरूर हिसाब किताब किया जाएगा और ये सब कुछ देखने को मिला भी। समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री आजम खान, उनकी पत्नी और बेटे की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 16 अक्टूबर को सुनवाई करने जा रहा है। दरअसल आजम खान के परिवार ने यूपी में दर्ज अपने खिलाफ जितने भी मुकदमे हैं उनको राज्य से यानी कि उत्तर प्रदेश से बाहर ट्रांसफर करने की मांग रखी थी। इस मांग वाली याचिका पर जब सुनवाई होगी तो क्या तथ्य सामने आएगी, क्या कारण दिया होगा, क्या हवाला दिया होगा, ये सवाल बड़ा है। क्योंकि उन्होंने पहले भी आरोप लगाया है कि योगी सरकार में उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, राजनीतिक तौर पर बदले की भावना से काम किया जा रहा है। लेकिन सच्चाई तो सबके सामने आई। हरियाणा में इन दिनों भूपेंद्र हुड्डा के बयान राजनीति का केंद्र बने हुए हैं। चंडीगढ़ पहुंचकर हरियाणा के नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और एक बार फिर से ये दोहराया कि कांग्रेस सरकार बनेगी तो डिप्टी सीएम हम बनाएंगे। भूपेंद्र हुड्डा ने यह बताया कि कांग्रेस सरकार बनने पर हम अपना वायदा पूरा करेंगे।
जाति राजनीति वो करते हैं, कांग्रेस पार्टी नहीं करती है। कांग्रेस पार्टी सबका सम्मान करती है। अपना विचार है, मैंने अपना विचार है, कांग्रेस सरकार बनेगी तो 4 व्यक्ति मिनिस्टर होंगे, ये 19 में डिक्लेयर कर। इसका जिक्र बार बार भूपेंद्र हुड्डा कर तो रही हैं, लेकिन जब कुमारी सैलजा से पूछा जाता है, जो कहती है कि मैं उस समय खुद प्रदेश अध्यक्ष थी, ना तो कांग्रेस पार्टी ने ऐसा कोई वायदा किया था और ना ही उनकी ओर से जुबान से कोई ऐसा शब्द निकला था। फिर भूपेंद्र हुड्डा ने क्या 2019 में खुद ही वायदा कर दिया था जो 2024 के लिए वो लगातार कर रहे हैं। ये असमंजस की स्थिति है कांग्रेस पार्टी के भीतर ही। इस सवाल का जवाब नहीं मिल पाया, लेकिन गुटबाजी के आरोप हमेशा लगते रहते हैं। हरियाणा के नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बीजेपी पर सियासी प्रहार भी किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो एक और मुद्दा उठा। 2024 का एजेंडा सेट कर लिया गया है। कई मुद्दों को लेकर बातचीत हो रही है। एसवाइएल पर भी खुलकर भूपेंद्र हुड्डा कई बार बोल चुके। हालांकि बीजेपी उनको लगातार घेरती आती है। उनकी सरकार के दौरान एसवाइएल के लिए क्या किया गया, ये सवाल पूछा जाता है, लेकिन अब उन्होंने कह दिया कि पंजाब से हम अपना हक लेकर रहेंगे। वापस नहीं हुई, वहां उसी टाइम सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया था। खुद ही भी बिल्कुल जाएंगे। वो जहाँ तक डिनोटिफिकेशन की बात थी, वो सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया। ये तो कोई कुछ करेगा, हम कोई पंजाब का हक थोड़ा ही ले रहे, मानो अपना हक लेंगे। एसवाइएल एक ऐसा मुद्दा है जो गाय बगाए निकलकर सामने आ जाता है, खासकर तब जब चुनाव नजदीक आते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी के बाद इस मुद्दे पर और ज्यादा खुलकर बात होने लगी है। देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने हरियाणा के किसानों का सम्मान किया। इस दौरान उन्होंने करीब 50 किसानों को सम्मानित भी किया और उन्हें लंच पर आमंत्रित किया था। हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल भी इस दौरान उनके साथ दिखाई दिए। जेपी दलाल ने अपनी सरकार की तारीफों के पुल बांधे और ये भी कहा कि किसानों की भलाई का काम अगर किसी ने किया है तो वो बीजेपी सरकार ने किया है। से पूछना कि किस तरह आवा भगत हमारे महामहिम उपराष्ट्रपति जी ने और उनकी पत्नी जी ने कितने प्यार से हमें खाना खिलाया है, सारा संसद भवन दिखाया और बहुत मान सम्मान दिया है, बहुत ही ज़्यादा इज्जत बख्शी हमें। और किसानों का ये हक था, क्योंकि इन्होंने जो मेहनत की है, सर्दी गर्मी बरसात किसी चीज़ की परवाह ना करके कोरोना के टाइम में जो खाद्यान्न भंडार भरे हैं, अन्न के, देश की अर्थव्यवस्था को ताकत दी है, इनका हक था, वो हमारे उपराष्ट्रपति महोदय ने। हिमाचल में नैना देवी से विधायक रणधीर शर्मा ने कांग्रेस सरकार पर जमकर सियासी प्रहार किया और ये कह दिया कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार रोजगार देने के नाम पर सत्ता में आई थी, लेकिन कांग्रेस सरकार ने हजारों आउटसोर्स कर्मचारियों को ही हटाने का काम कर दिया। और साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी की कड़ी निंदा बेशक करती हो कांग्रेस पार्टी, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस ने जितने वायदे किए थे उन पर अभी तक खरा नहीं उतर पाई है। पूर्व बीजेपी सरकार के कार्यकाल में चलाई गई महत्वपूर्ण योजनाओं को भी बंद करने का काम किया गया। सहारा योजना, हिमकेयर योजना, गृहिणी सुविधा योजना, ये जो जनहित में योजनाएं चली थी, उनमें वर्तमान सरकार द्वारा बजट का प्रावधान न करके अप्रत्यक्ष रूप से इन योजनाओं को जो बंद करने का काम किया है, उसकी भी पार्टी कड़ी निंदा करती है। और साथ ही जो महंगाई बढ़ाने का काम, चाहे डीजल है, चाहे सीमेंट है, चाहे बिजली की दरें, सब में बढ़ोतरी करके इस सरकार ने जन विरोधी निर्णय। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये कहा है कि कांग्रेस पार्टी हमेशा से ही जनता से झूठ बोलकर ठगने का प्रयास करती आई है। इसे लेकर कांग्रेस के सांसद रंजीत रंजन ने अब प्रतिक्रिया दी है, पलटवार किया। उन्होंने कहा कि शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश में क्या विकास किया है ये बताए। वो उसकी बातें करेंगे या तो कांग्रेस की आलोचना करेंगे, लेकिन काम नहीं करेंगे। देखिए मामा जी अभी क्या है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, तो शिवराज सिंह चौहान साहब अपने प्रदेश में उन्होंने डेवलपमेंट क्या किया है उसकी बातें करेंगे या कांग्रेस को क्रिटिसाइज करेंगे। आपके प्रश्न में ही आंसर है, वो कांग्रेस से घबराए हुए हैं और आने वाले चुनाव में कांग्रेस बहुत बढ़िया बहुमत से वहां पे सरकार बनाने जा रही है। 2014 से चाहे प्रदेशों में भाजपा के मुख्यमंत्री हो, चाहे हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब हो, सिर्फ और सिर्फ सिवाय आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को 27 अक्टूबर तक
न्यायिक हिरासत में कोर्ट ने भेज दिया है। ये मुद्दा राजनीतिक तौर पर बहुत गरमाया हुआ है। लगातार प्रदर्शन आम आदमी पार्टी के नेता कार्यकर्ता कर रहे हैं। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को घेरने का काम किया है। अब हिरासत पर सुनवाई के दौरान संजय सिंह ने शुगर पेशेंट होने के कारण दवाइयों के लिए अलग से एक एप्लीकेशन फाइल भी की है। कोर्ट ने 10 अक्टूबर को दिल्ली शराब नीति मामले में गिरफ्तार कर संजय सिंह को हिरासत में लेकर आगे की कार्रवाई के लिए कोर्ट में पेश किया था। 13 अक्टूबर तक अब बढ़ा दी गई थी हिरासत। अब हिरासत का समय खत्म होने के बाद उन्हें आज फिर से कोर्ट में पेश किया गया। दरअसल ईडी ने आरोप ये लगाया था कि दिल्ली आबकारी नीति में अनियमितताएं पाई गई थी और ईडी ने 4 अक्टूबर को आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह के सरकारी आवास पर कई घंटों की छापेमारी के बाद उन्हें गिरफ्तार किया था और इसके अगले दिन यानी कि 5 अक्टूबर को राउज एवेन्यू कोर्ट में उन्हें 5 दिनों की ईडी हिरासत में भेज दिया गया था। केंद्रीय जांच एजेंसी इस पूरे मामले को लेकर 24 की खबर में आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिए, देखते रहिए खबरें अभी तक। नमस्कार।